वेलकम फ्यूचर डॉक्टर्स फिनिक्स नीट ब्रह्मास्त्र एमसीक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना डीजी सर। बच्चों, आपके सब्जेक्ट का फ्यूल तो तैयार हो गया है, लेकिन एमसीक्यू की फायर अभी भी बाकी है। बच्चों, अगर हमें अपनी रैंक को बूस्ट करना है तो हमें अपनी नेगेटिव मार्किंग को कम करना होगा, और नेगेटिव मार्किंग को कम करना है तो हमें अपनी एक्यूरेसी की शील्ड को बढ़ाना पड़ेगा। और नेगेटिव मार्किंग को कम करने के लिए, एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए चलो इस ब्रह्मास्त्र को यूज करते हैं और एमसीक्यू की इस सीरीज का फायदा उठाते हैं, अपनी रैंक को बूस्ट करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट करते हैं, अपनी एरर्स को जीरो करते हैं, अपनी मिस्टेक्स को जीरो करते हैं, और एक से बढ़कर एक सभी कंसेप्ट को एक बार फाइनली रिवाइज करते हैं। आने वाले इस 2026 के एग्जाम में हमें डेफिनेटली इस बार रैंक लेकर ही आना है। तो चलो बच्चों, आज का चैप्टर है हमारा आपका प्यारा केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में एक से बढ़कर एक कॉन्सेप्ट होते हैं। तो चलो देखते हैं इन कॉन्सेप्ट्स पे क्या क्वेश्चन 2026 में आ सकता है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विच कंपाउंड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। देखो, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो मेजर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है आपका ऑक्टेट रूल से रिलेटेड, और ये ऑक्टेट रूल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होता है डेफिनेटली नीट के अंदर कभी भी आ सकता है। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कॉन्सेप्ट होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट होता है। इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम आज के सेशन में एमसीक्यूज देखेंगे, अपनी रैंक को बूस्ट करने के लिए, अपनी एरर्स को कम करने के लिए। चलो बढ़ते हैं आगे, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विच कंपाउंड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। देखो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब है कि उसका ऑक्टेट फुलफिल नहीं हुआ है, अभी भी आउटर शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। और आपको कभी भी इन 4 ऑप्शन में कहीं भी बोरॉन वाला कोई कंपाउंड दिख रहा है तो बोरॉन वाला कंपाउंड हमेशा ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं कर पाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। बोरॉन के पास आउटर शेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वो बॉन्ड बना लेता है तब भी उसके पास सिर्फ आउटर शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। नाइट्रोजन के अगर कंपाउंड की बात करें तो वहाँ पर हमेशा एक लोन पेयर होता है, तो उसका ऑक्टेट फुलफिल हो जाता है। कार्बन की अगर बात करें तो उसके पास आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके पास भी ऑक्टेट फुलफिल होता है। फास्फोरस की अगर बात करें तो वो 2 तरह से कंपाउंड बना सकता है, एक लोन पेयर वाला, या वो 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर 5 बॉन्ड बना ले। अगर वो 5 कंप्लीट बॉन्ड बना लेता है, अगर वो 5 कंप्लीट बॉन्ड बना लेता है तो ये ऑक्टेट से भी ज़्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाते हैं इसके पास। तो आंसर हमारा सेकंड आएगा, बोरॉन वाला कंपाउंड। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, विच स्पीसीज हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर। जब भी लोन पेयर वाला क्वेश्चन आ रहा है तो हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। क्लोरीन की जहाँ तक बात है तो क्लोरीन के पास 3 ऑक्सीजन है, तो आप 3 ऑक्सीजन ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3। एक ऑक्सीजन पे माइनस का चार्ज लगा देंगे, उसको सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, रेस्ट ऑफ को डबल बॉन्ड बनाएंगे। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, और क्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन और 7। इस तरह से इसके पास एक लोन पेयर हो जाएगा। जीनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड तो इसने फ्लोरीन से बना लिया है, ओवियस से 4 इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी हैं, तो 2 लोन पेयर हो जाएंगे। और यहाँ पर सल्फर जो है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, SF4 में 2 बॉन्ड ऐसे बन जाएंगे, 2 बॉन्ड ऐसे बनेंगे और एक लोन पेयर रह जाएगा। सीसॉ शेप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। और I3 माइनस जो होता है वो एक लीनियर ज्योमेट्री होगी, कुछ इस तरह से I3 माइनस होता है, जहाँ पर इस I के ऊपर 3 लोन पेयर होते हैं। तो सवाल क्या था हमारा, विच स्पीसीज हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर। सबसे ज़्यादा लोन पेयर आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे तो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो sp3d लीनियर शेप आएगा, तो आंसर है हमारा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये जो मॉलिक्यूल होता है इसको ध्यान से देखेंगे। नाइट्रोजन और 5 ऑक्सीजन है, तो 1 नाइट्रोजन और आप यहाँ बना लेंगे, 4 ऑक्सीजन कुछ इस तरह से सराउंडिंग में लगाएंगे, 1 ऑक्सीजन बीच में लगाएंगे, दोनों के बाद यहाँ से बॉन्ड होगा, ये 2 बॉन्ड यहाँ से लगाएंगे, हो गए ऑक्सीजन के। नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड, नाइट्रोजन हमेशा अपना 4th बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है।
तो ऑब्वियस आंसर यही होगा। BaCl2 एक आयनिक कंपाउंड है, इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता ही नहीं है। HCl जो है वो एक सिंगल बॉन्ड रखेगा और वाटर के अंदर इस तरह के 2 बॉन्ड होंगे, कहीं भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अमोनिया को H+ आयन डोनेट किया। देखो अगर अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया जो होता है उसके पास एक लोन पेयर होता है, इसी कारण से ये एक लेविस बेस की तरह काम करता है, राइट। और जब ये लेविस बेस एक लेविस एसिड H+ से रिएक्ट करता है तो डेफिनेटली NH4+ बना लेता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और उसका एंगल इस लोन पेयर की वजह से 107 डिग्री के आसपास होता है। वहीं पर ये अमोनियम है, लाइक दिस। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जैसे ही लोन पेयर डोनेट कर देगा तो ये एक परफेक्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में आ जाएगा जिसका एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास आ जाएगा। तो डेफिनेटली इसका बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो गया है। तो अमोनिया एक्ट एज ए लेविस एसिड, ये तो हो नहीं सकता। रेगुलर ज्योमेट्री चेंज, ये भी sp3 वो भी sp3, तो रेगुलर ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी। ज्योमेट्री तभी चेंज होती है जब आपका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाए। बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट बात है, और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही है, ये भी sp3 और ये भी sp3, तो ये गलत है। तो आंसर इसका सेकंड आना चाहिए। और इस टाइप के क्वेश्चन आ भी सकते हैं एग्जाम में। हर एक कॉन्सेप्ट वही है हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन क्वेश्चन को पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्पीसीज हैव द सेम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बट डिफरेंट शेप है। डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन सेम है लेकिन शेप डिफरेंट है। तो अगर हम यहाँ पे पहले चेक करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो ये sp निकल के आएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे sp2 आएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक कीजिए sp2 आएगा। तो यहाँ तो हाइब्रिडाइजेशन ही डिफरेंट हो रहा है। इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो ये sp3 आएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे ये sp3d आएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे ये sp3d2 आएगा। तो डेफिनेटली ये हाइब्रिडाइजेशन अलग हो गया। फिर यहाँ चेक करेंगे ये sp3 आएगा, ये भी sp3 आएगा, ये भी sp3 आएगा। जहाँ तक हाइब्रिडाइजेशन की बात है ये सेम हो गया। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखो तो ये आएगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, जबकि ये एक लोन पेयर के साथ होगा पिरामिडल। sp3 में अगर एक लोन पेयर हो तो पिरामिडल होता है और sp3 में 2 लोन पेयर हो तो वी शेप होता है। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन सेम है पर शेप अलग अलग है, तो आंसर यही होना चाहिए। यहाँ तक इसकी बात है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, बट इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है। जब लोन पेयर नहीं होगा तो शेप चेंज नहीं होगा, ये तीनों ही टेट्राहेड्रल होते हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर होगा थर्ड, क्योंकि डिफरेंट शेप चाहिए। तो अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इनमें से कौन रॉन्ग है, नॉट करेक्ट। तो CH3 की जहाँ तक बात है तो ये CH3 कार्बोकेटायन जो होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और CH3- की जहाँ तक बात है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज पिरामिडल शेप का होता है। तो sp2 sp3 तो करेक्ट हो गया। अमोनियम हैज़ अ रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, बिल्कुल करेक्ट बात है, ये भी करेक्ट बात है। sp2, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसके अंदर s परसेंटेज जो होता है ये 1/3% होता है, जबकि p कैरेक्टर जो होता है वो 2/3 होता है। तो ये दोनों बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। तो आंसर हमारा जो है वो थर्ड होना चाहिए, क्योंकि यही करेक्ट नहीं है। हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ये बिल्कुल सही बात है कि बेंजाइन को छोड़ के बाकी सभी केसेस में हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। चलो डिंग 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 बना लेते हैं इनके स्ट्रक्चर्स को। पहला स्ट्रक्चर बनेगा, देखो प्यारे बच्चों, XeO2F2, तो 2 फ्लोरीन हैं, कुछ इस तरह से बनेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ इन्वॉल्व हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व हो गए, 4 और 2 6। जिनॉन के पास 8 होता है। sp3d और सीसॉ शेप है। सेकंड वाले में देखेंगे जिनॉन, 1 ऑक्सीजन है, 2 फ्लोरीन है, हो गए 4, 5, 6, 7, 8 टी शेप बनेगा। तीसरा वाला जो है XeO3,
तो O3 को ऐसे बनाएंगे और 2 F लगाएंगे, ये हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। जबकि जो चौथा है उसमें 4 फ्लोरीन हैं और एक डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर है। तो अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये यहाँ पर स्क्वायर पिरामिडल शेप दिखाई दे रहा है, पूछा ही गया है स्क्वायर पिरामिडल, तो इसका आंसर ये होगा। इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, और sp3d2 में एक लोन पेयर आने पर स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बनती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयंस आर ऑल ऑफ द बॉन्ड्स नॉट इक्वल। जब भी ये बॉन्ड इक्वल ना हो, ऐसी कोई सवाल आ रहा है, तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन ढूंढो, और हाइब्रिडाइजेशन आपको अक्सर sp3d हाइब्रिडाइजेशन वाला मॉलिक्यूल मिलेगा। तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो ये हो जाएगा sp3d2, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालें ये sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालें ये आएगा sp3d। जब sp3d होगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है तो वहाँ पर 2 पोजीशन होती है, इक्वेटोरियल और एक्सियल। ये हो गई आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन, ये हो गए आपकी एक्सियल पोजीशन, और एक लोन पेयर सी सॉ शेप है। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, ये वाले जो बॉन्ड है, ये वाले, ये 2 फ्लोरीन बॉन्ड हैं, ये इक्वेटोरियल, ये इक्वल हैं, और ये इनकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, तो ये नॉट इक्वल कंडीशन हो गई। ये 2 फ्लोरीन और ये 2 फ्लोरीन अलग अलग हो जाएंगे। तो आंसर हमारा 3rd आएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है विच सेट ऑफ मॉलिक्यूल इज पोलर। पोलर और नॉन पोलर वाला क्वेश्चन कभी भी आ रहा है तो आपको ज्योमेट्री बनानी है, स्ट्रक्चर बनाना है और चेक करना है कि डाइपोल मोमेंट 0 कहाँ पर है, कहाँ नहीं है। पोलर मतलब डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, और नॉन पोलर मतलब डाइपोल मोमेंट इज 0। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये XCF4 जो होगा, इसमें 4 फ्लोरीन कुछ इस तरह से लगे हुए हैं, देखो ध्यान से देखना, और यहाँ 2 लोन पेयर हैं। ये लोन पेयर एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल करेंगे, और ये चारों फ्लोरीन अपोजिट साइड में एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर देंगे, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी ये सेट ऑफ ये जो सेट है ये नॉन पोलर नहीं है, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट 0 है। तो अगला यहाँ से चेक कर लें तो ये PCl5 जो है, इसके अंदर एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, ये तीनों क्लोरीन एक दूसरे से 120 डिग्री पर हैं, ये तीनों एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर देंगे। वहीं पर अपोजिट 2 क्लोरीन होंगे जो एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल करेंगे, मतलब इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 है, तो इसका मतलब ये सेट भी डाइपोल मोमेंट के लिए पोलर नहीं होगा। इसको चेक करेंगे, SnCl2 वाले मॉलिक्यूल को चेक करेंगे। SnCl2 वाले मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे और 2 क्लोरीन ऐसे होंगे, ये हो गया BV शेप, इस डायरेक्शन में एक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। ऐसे ही SO2 के लिए एक लोन पेयर होगा और 2, तो यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 है। और एक NO2 माइनस की केस होगी, NO2 माइनस वाले केस में भी एक लोन पेयर अवेलेबल है, तो मतलब इसका भी डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब आंसर हमारा 3rd होना चाहिए। और चौथे वाले केस को भी चेक करेंगे तो CO2 लीनियर है, CS2 लीनियर है, इनका भी डाइपोल मोमेंट एक 0 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। मॉलिक्यूल विच ऑक्टेट रूल, फॉलो द ऑक्टेट रूल। देखो इसको देखेंगे तो ये क्लोरीन जो होता है इसके अंदर एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, इसके अंदर एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो जहां भी ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड में भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, NO2 में भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, तो मतलब ये तीनों ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करते हैं, तो ये ऑक्टेट रूल को ओबे करेगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव हाइपर वैलेंट। हाइपर वैलेंट का मतलब होता है ऑक्टेट से ज़्यादा हो गए, तो जहाँ जहाँ पे आपको क्लोरीन दिखाई दे, सल्फर दिखाई दे, है ना, BF3 तो ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं करता, तो ये आंसर नहीं हो सकता। और कार्बन के सभी कंपाउंड ऑक्टेट फुलफिल करते हैं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर 1st और 3rd में से होगा, तो मतलब आंसर 1st और 3rd में से होगा। स्ट्रक्चर वाइज देखें तो ये 4 ऑक्सीजन इसके सराउंडिंग हैं, एक माइनस लगाएंगे तो देखो यहाँ पर 8 मतलब 2 4 6 2 6 बॉन्ड हो गए, तो 12 इलेक्ट्रॉन तो यहीं पर हो गए। सल्फेट में देखेंगे तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो 2 4 और 4 8 तो यहीं हो गए, 9 और 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सराउंडिंग में दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं।
इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो NH3 का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो ये sp3 आएगा, PTCl4 है। ध्यान से देखना, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, ये होता है DsP2, मतलब कोऑर्डिनेट कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे यूज़ की गई है। और प्लेटिनम जो होता है हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनाता है, तो अगर इसके लिगेंड्स की संख्या 4 हो तो DsP2, और अगर 6 हो तो D2sp3 लगाना, ध्यान रखना। PCl5 अभी हमने यूज़ किया sp3d, और BCl3 जो होता है बोरॉन के कंपाउंड sp2 होते हैं, सॉरी sp2 होते हैं। तो sp3 DsP2 बहुत अच्छे क्वेश्चन है, प्यारे क्वेश्चन है, और आपको आने वाली एग्जाम में डेफिनेटली इसमें से कुछ मदद मिलेगी। ये ब्रोमीन है बेटा, प्यारे बच्चों, ब्रोमीन। और ब्रोमीन के पास सराउंडिंग में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड फ्लोरीन का यहाँ बन गया, एक बॉन्ड फ्लोरीन का यहाँ बन गया, एक बॉन्ड फ्लोरीन का यहाँ बन गया। कितने बॉन्ड हो गए, 3। 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 लोन पेयर होंगे। sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, टी शेप है। नेक्स्ट, और NCERT का ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। विच अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव sp3d हाइब्रिडाइजेशन विथ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम। तो SF4 की जहाँ तक बात है, 1 2 3 4, ये बहुत फेमस स्ट्रक्चर है, SF4 बार बार आता रहता है। PCl4 प्लस की बात करें तो ये sp3 है। और XeO2F2 की बात करें, XeO2F2 ये 2 और 2 4 5 6 7 8, तो ये भी एक लोन पेयर sp3d। और ClOF3 की बात करें तो ClF और एक लोन पेयर। तो हमारा आंसर होना चाहिए फर्स्ट थर्ड फोर्थ ओनली। प्यारे बच्चों आगे बढ़े। अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज आइडेंटिफाई द आइसोस्ट्रक्चरल। आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब होना चाहिए कि उनका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो और शेप भी सेम हो। हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, शेप भी सेम। तो अगर हम NF3 की बात करते हैं तो NF3 जो होता है वो sp3 होता है, NO3 जो होता है वो sp2 होता है, BF3 जो होता है वो sp2 होता है, H3O प्लस जो होता है वो sp3 होता है। आप चाहें तो मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। NF3 जो होता है ये NF3 है एक लोन पेयर के साथ, और वाटर जब एक लोन पेयर जो है उसका अगर हम H से जोड़ दें तो एक ही लोन पेयर बचता है, और ये बन जाता है आपका हाइड्रोनियम आयन। ये भी sp3 है एक लोन पेयर, ये भी sp3 एक लोन पेयर, और दोनों का शेप है पिरामिडल। वहीं पर अगर NO3 माइनस की बात करें तो NO3 माइनस में स्ट्रक्चर ऐसे होगा, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। वहीं पे BF3 की बात करें तो वो भी sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। और ये है हाइड्रोजोइक एसिड, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, लाइक दैट। ये तो लीनियर स्ट्रक्चर हो गया। तो इसका आंसर होना चाहिए थर्ड, NF3 और H3O और NO3 माइनस और BF3। आगे बढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग पेयर इन विच द टू स्पीशीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। कौन सी दो स्पीशीज आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है? सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, तो यही आंसर हो गया क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन ही सेम नहीं हो रहा है। लेट्स चेक कि अदर हो रहा है क्या। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, चेक करें। और फिर एक एक लोन पेयर है दोनों के पास, तो पिरामिडल है। इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 और परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आएगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3d2 आएगा, और दोनों ही ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। तो फिर आंसर हमारा फर्स्ट ही है, करेक्ट आंसर है हमारे पास। विच कंपाउंड फॉर्म पॉलीमर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ऑब्वियस है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है इसका आंसर। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड क्या करता है? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कुछ इस तरह से जो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से एक पॉलीमर स्ट्रक्चर बना लेता है, एक विस्कस पॉलीमर स्ट्रक्चर बना लेता है। इसमें इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है
है ना, जिगजैग स्ट्रक्चर बनाता है ये। द नेचर ऑफ द पाई बॉन्ड, तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बना लें, Cl 1 2 3 4, एक पे माइनस लगा दें, बाकी सब पे। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लें, sp3। अब देखो एक S और 3 P, ये तो हो गए सिग्मा बॉन्ड, तो अब बचे D। तो कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, तो 3 D ले लेंगे। और सराउंडिंग में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन हमेशा सिर्फ उसके पास P होता है, तो ये जो P पाई बॉन्ड है ये D पाई P पाई बॉन्ड है। तीनों ही बॉन्ड D पाई P पाई D पाई P पाई D पाई, और कितने हैं, 3 है। तो ऑक्सीजन तो पाई P पाई हो गया, ऑक्सीजन P पाई और क्लोरीन D पाई, ऑक्सीजन P पाई क्लोरीन D पाई, थर्ड आंसर है। ध्यान से करना, ऑक्सीजन D पाई क्लोरीन P पाई नहीं है, क्लोरीन का D है सेंटर वाले का और ऑक्सीजन का P है। ये क्लोरीन के लिए होगा, ये ऑक्सीजन के लिए होगा, तो क्लोरीन का D पाई, ऑक्सीजन का P पाई। ध्यान से कीजिए। द करेक्ट ऑर्डर इन विच द ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, तो आपको 3 मॉलिक्यूल दिए गए हैं, ऑक्सीजन O3 H2O2। ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा इसका 2। ओजोन का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3/2 मतलब 1.5, और इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, बुक लाइक शेप होता है इसका, और यहां पे एक सिंगल बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1। तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड लेंथ कम, तो आंसर आएगा थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट फॉर्म कंपाउंड विथ मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर। देखो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा तब होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर में डिफरेंस ज़्यादा अच्छा हो। तो सीजियम इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा होगा, और जब डिफरेंस ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो पोलर कैरेक्टर बढ़ेगा और आयनिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। नेक्स्ट, कंडीशन फॉर द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या कंडीशन है, क्या सूटेबल कंडीशन आपको लगती है कि आयनिक बॉन्ड, देखो ये फजान्स रूल से रिलेटेड बातें हो सकती हैं या ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड बातें हो सकती हैं। देखो सबसे पहली बात कि अगर आपको एक अच्छा आयनिक बॉन्ड बनाना है तो कैटायन जो होता है वो लार्ज साइज़ का होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और एनायन जो होता है नेगेटिव होता है वो स्मॉल होना चाहिए, सबसे पहली बात, जिससे कि पोलराइजेशन कम से कम हो। दूसरी बात, जो मेटल है वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होना चाहिए, और जो नॉन मेटल है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। तो स्मॉल कैटायन तो नहीं होना चाहिए, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी हाई इलेक्ट्रॉन चलेगा, लार्ज कैटायन ये भी चलेगा। और जहाँ तक लेटिस एनर्जी की बात है, तो ये कैटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होना चाहिए, मतलब हाई लेटिस एनर्जी होना चाहिए, हाई लेटिस एनर्जी होना चाहिए। तो ये तो लेस बोल रहा है, तो आंसर बी एंड सी आएगा, आंसर आएगा थर्ड। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है, कॉमन फीचर अमंग द, तो ये साइनाइड जो है, यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कंसेप्ट है, CO और NO प्लस। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लूँ तो ये 14, ये भी 14 और ये भी 14 है, ये तीनों ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 3 और 3 आएगा। MOT की ट्रिक लगाकर आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 3 और 3 आएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये आंसर होना चाहिए। और ये तीनों में से ये जो है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, साइनाइड और CO। अगर आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ाई की है आपने और थ्योरी अगर आपको अच्छे से आती है तो आपको पता होगा साइनाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड्स आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो ये वीक फील्ड लिगेंड वाला कंसेप्ट तो हो ही नहीं सकता है। हाँ, ये पाई एक्सेप्टर्स जरूर है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर इनका 2 नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर इन सबका 3 है, तो आंसर फर्स्ट है इसका। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है। देखो ये इस चैप्टर में सब कॉन्सेप्चुअल है, आपको अच्छे से थ्योरी पढ़नी है और उसके बाद लगा लेना है ताकि कॉन्सेप्ट बूस्ट हो जाए। ये सारे MCQ बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, आपकी रैंक को बूस्ट कर सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट को बूस्ट कर देंगे, आपकी एरर्स को कम कर देंगे। प्यारा, N2 और O2 आर कोवेलेंट इनटू मोनो एनायंस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम। N2 को कन्वर्ट करें अगर हम N2 माइनस में, तो प्यारे बच्चों इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या है 14 और इसके पास है इलेक्ट्रॉन की संख्या 15। तो अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा 3 और इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5।
इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 0 और इसकी होती है 1। ये हो जाता है डायामैग्नेटिक और ये हो जाता है पैरामैग्नेटिक, पहली बात। सिमिलरली अगर हम बात करें O2 से, अगर हम बात करें O2 माइनस बनाने की, तो प्यारे बच्चों इसका बॉन्ड ऑर्डर, इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या है 16 और इसके पास है 17, तो इसका बॉन्ड का ऑर्डर हो जाता है 2 और इसके बॉन्ड का ऑर्डर हो जाता है 1.5। और इसके ये भी पैरामैग्नेटिक है और ये भी पैरामैग्नेटिक ही है। नाउ लेट्स चेक इन O2। अब यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, लेट्स चेक। तो इन O2 माइनस बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, देखो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रहा होगा, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। N2 माइनस बिकम डायमैग्नेटिक, तो देखो N2 माइनस तो पैरामैग्नेटिक था, तो ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, तो आंसर यही होना चाहिए। लेट्स चेक इसमें क्या हो रहा है, N2 माइनस द NN बॉन्ड वीकेंस, तो बिल्कुल सही बात है, ये पहले बॉन्ड ऑर्डर 3 था, अब 2.5 है, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो गई है। इन O2 माइनस द ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे 2 था, 2 से 1.5 हो गया है, तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सेकंड इनकरेक्ट है। अ सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी टू द हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल OF वुड बी, तो OF जो है ऑक्सीजन जो है और फ्लोरीन है, तो ऑक्सीजन के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है प्लस फ्लोरीन के आउटर शेल में 9 इलेक्ट्रॉन है, टोटल मिला के 17 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम ट्रिक लगाएं तो 14, 15, 16 और 17, 14 पे बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, 15 पे बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5, 16 पे बॉन्ड ऑर्डर होता है 2 और 17 पे बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5, तो इसका आंसर होना चाहिए 1.5। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज पैरामैग्नेटिक, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या गिनेंगे। देखो इसके पास है 8 और 7 15 और 1 16 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास है 18 इलेक्ट्रॉन और इसके पास है 14 इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी 14 है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास 12, 14 मतलब 12, 14 और 18 ये अगर कॉम्बिनेशन हो तो ये डायमैग्नेटिक होता है। तो यहाँ पर 18, 14 और 14 वाला तो डायमैग्नेटिक और 16 वाला जो होता है उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये होता है पैरामैग्नेटिक। नाउ लेट्स चेक अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मैग्नेटिक मोमेंटम एंड बॉन्ड ऑर्डर चेंज। देखो मैग्नेटिक मोमेंट जब भी इलेक्ट्रॉन लेंगे या देंगे तो बॉन्ड ऑर्डर तो चेंज होना ही है। इसके अंदर 15 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ हो गए 14, तो बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो गया। इसके अंदर थे 15 इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर हो गए 16, बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो गया। इसके अंदर थे 14 इलेक्ट्रॉन और ये हो गया 15, बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो गया। अब इलेक्ट्रॉन लेंगे और देंगे तो मैग्नेटिक मोमेंटम भी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या भी चेंज होगी, तो ये इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड लेंथ। देखो इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो 10, इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो 12, इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो 18 और इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो 16 और 1 17। इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, अगर 10 नंबर के इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो 1, इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 1.5। तो जिसके बॉन्ड ऑर्डर की संख्या ज़्यादा आएगी उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम आएगी, तो आंसर सेकंड होना चाहिए। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द सेम एटम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज। देखो जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से अगर हम क्या करेंगे निकालेंगे, तो जब भी दो एटम मिलेंगे, 2 एटम आपस में कंबाइन होंगे और वहाँ पर अगर एक नोडल प्लेन बनेगा, तो वहाँ नोडल प्लेन में नोडल प्लेन अगर क्रिएट होता है तो नोडल प्लेन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना बिल्कुल 0 हो जाती है, तो 0 इन द नोडल प्लेन, यही करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल स्टेबलाइज बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ना चाहिए, तो ये अगर मैं देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालता हूँ तो ये अभी थे 12 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर है इसका 2, राइट। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ तो ये हो जाएगा C2+ में बॉन्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 11, मतलब बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1.5। O2 की जहाँ तक बात है, इसके पास है टोटल 16 इलेक्ट्रॉन, इसका बॉन्ड ऑर्डर अभी है 2। अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ तो ये हो जाएगा O2+, ये हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन 15, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका आ जाएगा 2.5, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया।
N2 में अभी इलेक्ट्रॉन है 14, मतलब बॉन्ड ऑर्डर है अभी इसका 3। इसको मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ तो N2 प्लस हो जाएगा और ये हो जाएंगे 13 और 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, बॉन्ड ऑर्डर इसका है अभी 1। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं निकाल देता हूँ तो ये H2 प्लस बन जाएगा और इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0.5। तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर कहाँ इंक्रीज़ कर रहा है? तो जहाँ बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज़ कर जाए वहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर? ओके, ये है 16 में से 2 चले गए 14, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 3 आएगा। ये है 16 और 2 18, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। ये है 18 और 2 20, इसका बॉन्ड ऑर्डर तो 0 हो जाएगा। और ये है 2 और 1 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आएगा। तो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर किसका आ रहा है? 4th वन का। नेक्स्ट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं, आ सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में तो बहुत बिल्कुल चांसेस हैं। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट इसेंशियल कंडीशन। देखो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन का थ्योरी हमें पता होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी में बोला गया है कि अगर हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल और हम वैलेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में एक्साइट किया जा सकता है। पर कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है। बहुत सारी कंडीशन, जैसे अमोनिया में देखो लोन पेयर होता है और वहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता है, तो फिर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं करते हैं और उसी कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। हाफ फील्ड, फुल फील्ड एंड वेकेंट, मतलब कंप्लीटली भरा हुआ लोन पेयर वाला, आधा भरा हुआ और कंप्लीटली वेकेंट ऑर्बिटल, तीनों भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए? करेक्ट हो गए। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। तो आंसर 4th है। नेक्स्ट, द डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया इज मोर देन डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3। NCERT का ही क्वेश्चन है। देखो अमोनिया का जो डाइपोल मोमेंट है ये लोन पेयर है, इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज़्यादा है, तो तीनों का डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में आएगा। जबकि NF3 में फ्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डाइपोल मोमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एटम कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स, तो बिल्कुल सही बात है, ये भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक ICN2 माइनस इज़ ओवरऑल लीनियर। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ये बनना चाहिए बिल्कुल I3 माइनस जैसा, कुछ इस तरह से ये आपको स्ट्रक्चर ICN माइनस का बनेगा, जहाँ पे I के ऊपर 3 लोन पेयर रहेंगे। हाइब्रिडाइजेशन इसका होना चाहिए sp3d। ज्योमेट्री हो गई इसकी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल और शेप हो गया लीनियर। तो प्यारे बच्चों ये लीनियर होगा और आयोडीन एटम एंड कार्बन एटम आर sp हाइब्रिडाइज्ड। ये भी sp है और ये भी sp है, बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। 4th आंसर होना चाहिए। अगला क्या है बेटा? द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट ऑफ इन CO। तो जो CO होता है बेटा प्यारे बच्चों, जो CO होता है उसके अंदर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन से कार्बन एटम की तरफ होता है, राइट। तो द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट इन कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑक्सीजन टू कार्बन, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज़ मोर कंपेयर टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर, बिल्कुल सही है। जनरली क्या होता है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ डायरेक्शन होती है, लेकिन इस केस में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा होता है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द बॉन्ड एंगल इन H2O इज ग्रेटर देन H2S। अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें बेटा, वाटर के अंदर देखो यहाँ 2 लोन पेयर है, लेकिन इसके अंदर बॉन्ड एंगल होता है लगभग 105 डिग्री के आसपास। वहीं पे अगर हम H2S की बात करें तो यहाँ ड्रेगोज रूल काम करता है और इसका बॉन्ड एंगल लगभग होता है 91 डिग्री के आसपास। तो इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है डेफिनेटली। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डज नॉट अकर इन H2S, बिल्कुल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर की वजह से। तो ये भी स्टेटमेंट सही है और ये भी स्टेटमेंट सही है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। B2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक।
एंड द हाईएस्ट ऑक्यूपेंट। तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अपन B2 मॉलिक्यूल की, तो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं B2 में, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, 8 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए। फिर बारी आएगी पाई 2px बराबर पाई 2py, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई ऑर्बिटल में गया है। तो पहला तो सही है क्योंकि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सेकंड जो है वो सिग्मा टाइप में नहीं गया है, पाई में गया है। तो पहला करेक्ट है, दूसरा रीज़न जो है वो इनकरेक्ट है। असर्शन इज करेक्ट एंड रीज़न इज इनकरेक्ट, थर्ड आंसर होना चाहिए। मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चंस के अंदर अब देखें तो पहली बात पूछा गया है कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो यहाँ पे बोरॉन का कंपाउंड दिख रहा है, तो इसका मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला हो गया सेकंड। एक्सपांडेड ऑक्टेट है, देखो यहाँ पे सल्फर दिख रहा है, तो ये भी साफ नजर आ रहा है। फिर उसके बाद ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, देखो NO2 मॉलिक्यूल जो होता है उसमें हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था, उसमें भी हमने बताया था NO2 मॉलिक्यूल जो होता है उसके अंदर एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। और लेविस सिंबल ऑब्वियस है कार्बन के सराउंडिंग 4, तो ये फोर्थ हो गया। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 मतलब थर्ड आंसर है। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन को मैच करना है। देखो SF6 का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो sp3d2 आएगा। sp3d2 जो है वो सेकंड वाले से मैच हो रहा है। XCF6 का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो sp3d3 आएगा जो कि फर्स्ट से मैच हो रहा है। C6H6 बेंजीन होता है जिसमें हर एक कार्बन जो होता है वो sp2 कार्बन होता है, तो वो फोर्थ वाले से मैच। और ऑब्वियस है ये SPF5 जो है वो आपका थर्ड sp3d। तो 2143, 2143 मतलब फोर्थ आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, ClF3। ClF3 का अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा तो ये sp3d आएगा विथ 2 लोन पेयर। 2 लोन पेयर होने की वजह से इसका शेप होना चाहिए टी शेप होना चाहिए, जो कि आपका फिफ्थ से मैच हो रहा है, तो ये फिफ्थ से मैच हो गया। PCl5 जो होता है वो भी sp3d होता है, बट इसमें कोई लोन पेयर नहीं होता है, तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री होती है, मतलब ये थर्ड वाले से मैच हो रहा है। तो 5 के बाद 3, तो 5 के बाद 3, 5 के बाद 2, यहीं पर मैच हो रहा है, मतलब ये आंसर फर्स्ट होना चाहिए। बाकी से भी आप चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और पूछा गया है कि इनमें से किसका कौन सा मैच हो रहा है। तो देखें अगर ध्यान से तो बॉन्ड एंगल, अब बॉन्ड एंगल वाला कैरेक्टर मुझे दिख रहा है। देखो इसका बॉन्ड एंगल, थर्ड वाले का जो बॉन्ड एंगल है ये कंप्लीट टेट्राहेड्रल है, ये 107 है और ये 105 है, मतलब बॉन्ड एंगल मैच हो रहा है थर्ड वाले से। थोड़ा ट्रिकी है। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखो, बॉन्ड एटम का साइज बढ़ता है तो बॉन्ड का लेंथ बढ़ता है। HF से बड़ा HCl, HCl से बड़ा HBr, HBr से बड़ा HI, मतलब इसका आंसर फर्स्ट होना चाहिए। बॉन्ड का ऑर्डर देखें तो नाइट्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, इसमें 2 होता है, इसमें 1 होता है, तो इसका आंसर सेकंड होना चाहिए। और डाइपोल मोमेंट की बात करें तो अमोनिया का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, फिर NF3 और CCl4 का तो 0 डाइपोल मोमेंट होता है, मतलब ये फोर्थ होना चाहिए। 3 1 2 4, 3 1 2 4 मतलब फर्स्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, ये भी शेप से रिलेटेड है। अमोनियम जो होता है वो sp3 होता है, टेट्राहेड्रल होता है, मतलब ये सेकंड से मैच हो रहा है। PCl3 जो होता है वो sp3 होता है, बट उसमें एक लोन पेयर होता है, तो ये फर्स्ट से मैच हो रहा है, पिरामिडल। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल लीनियर होता है, सीधा होता है, मतलब ये थर्ड से मैच हो रहा है। और IF7 का अगर हम निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा sp3d3 जो कि पेंटागोनल बाय पिरामिडल शेप का होता है, मतलब 4, 2 1 3 4 मतलब आंसर हमारा फर्स्ट होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये था केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर कॉन्सेप्ट बूस्टर, रैंक बूस्टर सेशन, ब्रह्मास्त्र सेशन, जहाँ पे हम अपने कॉन्सेप्ट्स को और आगे लेके जा रहे हैं। ये जो 550 से 600 का सफ़र हम बार बार तय कर रहे हैं, इसको हमें आगे लेके जाना है, 650 700 की रेंज में लेके जाना है। तो इस ब्रह्मास्त्र सीरीज़ से आपको ये फ़ायदा होने वाला है। हमारे साथ बने रहिए। अगले लेक्चर में हम इसी तरह के कॉन्सेप्ट, इसी तरह के और फायर बूस्टर MCQs लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, सायोनारा।